दोस्तों एक कंपनी का आईपीओ आता है और कंपनी बोलती है कि अगर आपको हमारे शेयर खरीदने हैं तो हम आपको शेयर 320 रुपीज़ में देंगे। और जिन लोगों को वो आईपीओ मिलता है तो उनको पहले दिन ही वो शेयर 670 तक चला जाता है। मतलब कि वो आईपीओ अगर आपका लगा होता तो पहले दिन ही आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता। उसका लिस्टिंग प्राइस 600 से ज़्यादा का था। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि लिस्ट होने के बाद अब मैं उसको खरीदूं या नहीं खरीदूं। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे भी उस शेयर को खरीदा होता 650 या 700 रुपीज़ पे भी, तो आज उसका शेयर प्राइस बढ़ के हो गया होता 1900 रुपीज़। मतलब कि वो कंपनी आपको लिस्ट होने के बाद भी अगर आप उसको बाय करते तो आज आपको 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न देती। आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी की जिसका नाम है IRCTC, जिसने अपने आईपीओ में इन्वेस्ट करने वालों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। और सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वालों को ही नहीं, उसके बाद अगर किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ IRCTC, जिसे हम बात करने वाले हैं कि IRCTC का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या अभी भी आपको IRCTC में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसका प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं IRCTC के बिजनेस मॉडल के बारे में कि इनका बिजनेस कहाँ पे कितना फैला हुआ है और इनका रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना निकल के आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि बहुत बार लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि IRCTC इंडिया में रेलवेज का काम करता है। ये रेलवे की एक ओन्ड कंपनी है जिसको रेलवे ओन करती है बहुत हद तक, लेकिन ये ट्रेन को रन नहीं करती, बल्कि जो भी लोग रेलवेज में ट्रैवल करते हैं उनको ये अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एज अ कस्टमर आप IRCTC के कौन कौन सी सर्विसेज को अवेल करते हैं अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी। तो दोस्तों अगर मैं IRCTC के बिजनेस मॉडल की बात करूं या इनके थोड़े से रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो इनका जो रेवेन्यू है मेनली 4 सेगमेंट्स में फैला हुआ है। सबसे पहला, अगर आपको रेलवे में ट्रैवल करना होता है तो आपको टिकट बुक करवानी होती है। और टिकट बुक करवाने के लिए अभी तक बहुत से लोग लाइन में लग के रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करवाते थे, लेकिन IRCTC ने आके उसको रेवोल्यूशनलाइज किया। IRCTC के आने के बाद अगर आपको कभी भी किसी भी रेलवे की टिकट बुक करवानी होती है तो आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता, बट आप ऑनलाइन जाके IRCTC की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे कभी भी कोई भी टिकट बुक करवा सकते हैं। IRCTC इसको बहुत ज़्यादा सिंपल बना देती है। तो इनके सेगमेंट का जो पहला रेवेन्यू निकल के आता है वो इनका टिकटिंग बिजनेस से निकल के आता है। अब दोस्तों आपने टिकट तो बुक करवा ली, अब टिकट बुक करवाने के बाद आप रेलवे में ट्रैवल करोगे। ट्रैवल करते टाइम आपको बहुत तरीके के खाने की जरूरत पड़ती है जिसको हम कैटरिंग का बिजनेस बोलते हैं। तो IRCTC इंडियन रेलवेज में कैटरिंग का बिजनेस कंट्रोल करती है। मतलब कि आप रेलवेज में कुछ भी खाते हैं पीते हो तो वो सारी सर्विसेज आपको IRCTC प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप रेलवेज में बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है ड्रिंकिंग वाटर की, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ये रेल नीर के नाम से बेचा जाता है। तो जो IRCTC का तीसरा रेवेन्यू जो ब्रेकअप है वो रेल नीर मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर से निकल के आता है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो इनका जो फोर्थ सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू निकल के आता है वो है टूरिज्म का। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ फोर्थ इनके सेगमेंट की जहाँ से इनका रेवेन्यू निकल के आता है और जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपेंड किया है वो है टूरिज्म सेक्टर। जैसे कि आपको पता है कि टूरिज्म के लिए आप अलग अलग जगह पे जाते हो जिसके लिए आपको ट्रेन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको बहुत से रिक्वायरमेंट होते हैं, तो IRCTC आपके इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। इसके अलावा दोस्तों IRCTC के खुद के भी रेल ऑपरेट करते हैं जैसे कि तेजस एक्सप्रेस, महाराजा, और इसके अलावा भी कुछ रेलवे हैं जिनको मेनली IRCTC ऑपरेट करती है। सेगमेंट्स के बारे में बात करने के बाद हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि अगर मैं IRCTC के रेवेन्यू की बात करूं कि मान लो कि उनका रेवेन्यू 100 रुपीज़ का है तो कौन से सेगमेंट में से कितना रेवेन्यू निकल के आता है। और ये जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको एक आइडिया हो कि इन्होंने अपने सेगमेंट्स में अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाई किया है। मतलब कि मैं आपको लेके जाऊंगा 2017 में कि उस टाइम पे इनका कौन से सेगमेंट्स में से कितना रेवेन्यू आता था और आज की डेट में इनका कौन से सेगमेंट में से कितना रेवेन्यू आता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 3 पाई चार्ट में आपको दिखाया है कि जो IRCTC का रेवेन्यू है वो इनके 4 सेगमेंट में से 2017 से लेकर 2019 के बीच में कैसे वेरी करता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2017 की बात करूं तो उस टाइम पे जो इनका मेन रेवेन्यू था वो 3 सेक्टर से आता था, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, इंटरनेट टिकटिंग सेक्टर और कैटरिंग सेक्टर। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। उस टाइम पे 34, 30 और 25 था और 10% का इनका रेवेन्यू उस टाइम पे भी ड्रिंकिंग वाटर से आता था। जो चेंज होता हो तो अगर मैं अभी की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2019 की, तो अभी इनका जो मेन रेवेन्यू है 55% का इनका कैटरिंग बिजनेस में से आता है। तो मतलब कि अगर हम IRCTC के बिजनेस को समझें तो इन्होंने देखा कि इनको अच्छे तरीके से अपने आप को कैटरिंग बिजनेस में एक्सपेंड करना चाहिए ताकि वहाँ पे वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, जिसके चलते जो इनका रेवेन्यू का शेयर था वो 25% से बढ़ के 55% तक इनका कैटरिंग बिजनेस में हो गया है।
इसके अलावा जो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप कम हुआ है वो इनका इंटरनेट टिकटिंग सेक्टर में हुआ है, जो 30% से कम होकर अभी 12% का हो गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की, मैंने फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19 तक की बात की। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिसेंट का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके बारे में ध्यान से पढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इनका रिसेंट का क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसे आया था और ये फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपैरिजन में अभी कैसे वेरी करता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रेवेन्यू ब्रेकअप है इसका इस क्वार्टर का, मतलब कि दिसंबर 2019 का, कि इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना निकल के आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका जो मेजर रेवेन्यू है 37.5% का वो इनका कैटरिंग बिजनेस से निकल के आता है। इसके बाद 8.1% का रेल नीर से, और इसके बाद जहाँ पे इनका रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जंप हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज, वो हुआ है इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस में, जहाँ पे जो इनका पहले रेवेन्यू परसेंटेज था वो इनका था 12% का, जो भी बढ़ के हो गया 31.6%। और इसके अलावा अगर मैं टूरिज्म सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ से इनका रेवेन्यू निकल के आता है 23% के आसपास का। तो दोस्तों ये जो मैंने बात की इनके रेवेन्यू की, तो इनका टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर का था 715 करोड़। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो मेजर चंक का मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकअप कहाँ से कैसे निकल के आता है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि इनके रेवेन्यू में से इन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया। अगर मैं बात करूं आईआरसीटीसी के प्रॉफिट की, जो इनका प्रॉफिट था 715 करोड़ में से इनका प्रॉफिट निकल के आता है 270 करोड़। और अगर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट है 270 करोड़ का, उसमें से जो मेजर चंक है 193 करोड़ तक का वो इनका मेजरली इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस से निकल के आता है। तो अगर हम आईआरसीटीसी के बिजनेस की बात करें तो जो इनका जो मेन प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस है वो है इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस। अब हमें ये जानना चाहिए कि इन्होंने टिकटिंग बिजनेस में अपने बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से एक्सपेंड क्यों किया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बहुत से जो इंडिया में लोग हैं वो ट्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अभी तक बहुत से ज़्यादा लोग लाइन में लग के टिकट बुक करवाते थे। और जब से इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छे लेवल पे, तब से जो इंडिया के आम लोग थे उन्होंने भी टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी के थ्रू जो टिकट बुक होते थे उसमें बहुत अच्छा जंप हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन और अच्छे लेवल पर जाएगा तो शायद आईआरसीटीसी का ये जो कोर बिजनेस है वहाँ से इनका रेवेन्यू और बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो आईआरसीटीसी ने फ्लाइट की बुकिंग में भी अपने आप को स्टार्ट कर दिया है पेनिट्रेट करना। तो अभी अगर आपको कोई भी फ्लाइट की टिकट बुक करवानी होती है तो आप किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के पास जाके अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवाते हो, जैसे कि बहुत सी वेबसाइट है, लेकिन वो आपके कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं जो 250 से लेकर 300 के बीच का होता है। तो आईआरसीटीसी ने यहाँ पे अपने आप को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने कन्वीनियंस फीस को बहुत कम रखा है, जिसके लिए आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सिंपल के अलावा बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है कि वो आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुक करवाएं। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये ट्रैवल टिकट में कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स की जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो दो फाइनेंशियल पैरामीटर हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं कि आईआरसीटीसी का रेवेन्यू कैसे बढ़ा था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2019, तो इनका जो रेवेन्यू था वो 26% से बढ़ा था फ्रॉम 2018 टू 2019। अब मैं बात करता हूं कि इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ा था। तो दोस्तों इनका प्रॉफिट बढ़ा था 40% से, मतलब कि जब भी आईआरसीटीसी का रेवेन्यू किसी परसेंटेज से बढ़ता है तो उनका प्रॉफिट उससे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि जो इनका दिसंबर में रिजल्ट आया था तो तब इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ा था और रेवेन्यू के कंपैरिजन में इनका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा था। तो अगर मैं बात करूं क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट की, तो इनका जो रेवेन्यू बढ़ा था एज कंपेयर टू सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इनका रेवेन्यू 65% से ज़्यादा से बढ़ा था। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो आईआरसीटीसी का जो नेट प्रॉफिट था जो क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़ा है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2019, वो 140% से बढ़ा है। मतलब कि एक कंपनी जिसका रेवेन्यू सिर्फ 60% से बढ़ता है और उसका नेट प्रॉफिट 140% से बढ़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया है और काफ़ी अच्छे से इनको ऑप्टिमाइज़ किया है, जिसकी वजह से इनका जो बॉटम लाइन है वो बहुत अच्छा निकल के आया है पिछले एक क्वार्टर में। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको आईआरसीटीसी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आईआरसीटीसी के थ्रू आप जब भी किसी टिकट को बुक करते हो तो उसके चलते आप कई बार अलग अलग क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, और बहुत बार ऐसे होता है कि जो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग कार्ड के साथ अपना पार्टनरशिप रखते हैं, जिसके चलते आईआरसीटीसी ने भी अपना जो पार्टनरशिप किया हुआ है वो एसबीआई कार्ड्स के साथ किया हुआ है। हाँ दोस्तों, वही एसबीआई कार्ड्स है जिसका आने वाले टाइम में आईपीओ भी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो देखनी जिसमें हमने एसबीआई कार्ड्स के बारे में डिटेल में बात किया तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कभी भी जब भी
कोई इंडिविजुअल आके आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे एसबीआई कार्ड्स का कार्ड यूज़ करके टिकट बुक करवाता है तो उस पर जो इनकम होती है उसका एक छोटा सा शेयर आईआरसीटीसी को भी जाता है। तो अगर मैं इस पार्टनरशिप की बात करूं तो यहाँ से जो इनको रेवेन्यू आता था उसमें इनका पिछले एक साल में 258% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कि जो इन्होंने पार्टनरशिप किया था उससे इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आया है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, जो हमें बताता है कि अगर किसी कंपनी ने 100 रुपीज़ की अर्निंग की और उसके 10 शेयर हैं तो अर्निंग पर शेयर होती है 10 रुपये। मतलब कि एक शेयर पे कितने रुपए की अर्निंग होती है इस कंपनी को। तो अगर मैं आईआरसीटीसी के ईपीएस की बात करूं तो एक साल पहले इनका जो ईपीएस होता था वो 4.6 के आसपास होता था। तो अगर मैं आज की बात करूं, मतलब कि रिसेंट क्वार्टर की बात करूं, तो जो इनका ईपीएस था वो 4.6 से बढ़ के 12.5 से भी ऊपर चला गया है। मतलब कि एक साल में इस कंपनी के ईपीएस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर ईपीएस की बात कर चली है तो हम बात करते हैं पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो हमें बताती है कि अगर कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है उसके अगेंस्ट कंपनी की अर्निंग कैसी है। और नॉर्मली माना जाता है कि पीई रेशो जितनी कम होती है उतना नॉर्मली इन्वेस्टर अच्छा मानते हैं। तो अगर मैं आईआरसीटीसी के पीई रेशो की बात करूं तो आईआरसीटीसी का पीई रेशो जो है 50 के आसपास का है। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता आता हूं कि जब भी अगर आपको किसी का पीई रेशो देखना होता है तो आपको उसकी इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए कि उसका पीई रेशो ज़्यादा है या कम है। तो जैसे कि आपको पता है कि आईआरसीटीसी के कंपटीशन में बहुत सारी कंपनीज नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ कंपनीज आ जाएं अगर रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जाता है तो, बट जब तक नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन इसका निफ्टी के साथ करके देख सकते हैं। तो निफ्टी का जो पीई रेशो वो 30+ है, तो 30+ के कंपेरिजन में आईआरसीटीसी का जो पीई रेशो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सिर्फ पीई के बेस पे आप कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट को जज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक पैरामीटर होता है जिसको आप एज अ फैक्ट चेक यूज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने की फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, लेकिन अब बात आती है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे डिसाइड करते हो? जो मैंने आपको डेटा बताया मैंने पास्ट का डेटा बताया, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप फ्यूचर के लिए करते हो। तो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और वो जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसे आगे बढ़ेगी। तो अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करूँ तो आईआरसीटीसी जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया मेनली 4 बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो अगर आपको देखना है कि इसका आने वाले टाइम में कैसा पोटेंशियल हो सकता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखो कि टूरिज्म सेक्टर आने वाले टाइम में कैसे ग्रो करेगा, ड्रिंकिंग वाटर का जो सेक्टर है उसका सीएजीआर आने वाले टाइम में कैसा होगा, वहीं पे इंडियन जो रेलवे टिकटिंग का बिजनेस है उसमें आने वाले टाइम में सीएजीआर कैसे होगा। तो जब आप वहाँ से व्यू लेना स्टार्ट करोगे कि उसका जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो करेगी तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो कंपनी ओवरऑल लेवल में कैसे ग्रो कर सकती है। तो अगर मैं आपको छोटा सा डेटा बताऊं, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है उसका सीएजीआर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में होगा वो 10% के अराउंड होगा। वहीं पे अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पे माना जाता है कि उसका जो सीएजीआर होगा वो 20% से ज़्यादा का होगा। तो ये छोटा छोटा डेटा है जिसका यूज़ करके आप एक होलिस्टिक व्यू ले सकते हो, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके हमारा क्वेश्चन का आंसर दें कि आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या हमें आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे अपना रीजन भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके आंसर से हमें और हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।